डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप जो आपने पीएचडी की है, तो पीएचडी का जो जर्नी है आपका वो कैसे ख्वाहिश बनी कि पीएचडी कर लेनी चाहिए? और अच्छा, यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा, हमारे एक टीचर थे एमफिल के बाजवा साहब, ठीक है, सैफ अली बाजवा उनका नाम है, अल्लाह उनको सेहत दे। उन्होंने बड़ा ऐसे ही मतलब अचानक चीज़ें होती है ना, वो बड़ी हो जाती, सडनली जो चीज़ हो ना वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही मेरा मलेशिया में था कि पीएचडी मैं ना बाहर से करूँ और स्पेशली किसी इस्लामिक कंट्री से करूँ, तो मलेशिया में मेरा चल रहा था। बट मीनवाइल मुझे बाजवा साहब ने फ़ोन किया कि भाई सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर जो है उन्होंने ऑफ़र किया है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर लें। मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन होगी और उसके बाद स्टार्ट हो गया वहाँ पे। कोर्स वर्क बड़ा अच्छा रहा वहाँ पे, बल्कि मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि जिस बच्चे ने भी एमफिल किया वो पीएचडी ज़रूर करे और सुपीरियर से ही करे। उसकी वजह यह है कि सुपीरियर वाले जो हैं जितने भी फैकल्टी है वो हर्डल्स नहीं डालती, ठीक है, वो बल्कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और आई एम द लकीस्ट कि मेरे जो सुपरवाइजर थे डॉक्टर तहरीम मसूद और डॉक्टर शिराज साहब थे, ठीक है, डॉक्टर शिराज अकरम, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। और मैं यहाँ पे स्पेशल थैंक्स बोलूँगा डॉक्टर इरफान जाफर साहब, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने बहुत ज़्यादा हर लिहाज हर स्टेप में मेरी हेल्प की और गाइडलाइन बहुत ज़्यादा उन्होंने गाइड किया कि आपने यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे ये काम करना है। मैं कहता हूँ जो बंदा रिसर्च का, जिसको एक दफ़ा चस्का लग जाए ना, थोड़ा सा लूज वर्ड है, ठीक है, लेकिन जिसको चस्का लग जाए ना, ये आप पेपर लिखे के बगैर या रिसर्च के बगैर रह नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, मैं इवन दो के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, ठीक है, तो जब तक आप रिसर्च नहीं कर लेते ना, आप स्कूल में नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोफाइल्स पीके, जहां हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के टैलेंटेड होनहार लोगों से। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। डॉक्टर इफ्तिखार नसीर आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और सवालात का सिलसिला जारी है। और हमारे पास कुछ सवाल हैं जो कि हम आपसे पूछना चाहेंगे, तो शुरू करते हैं। प्लीज़। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में आपने बहुत काम किया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का अरूज था तब मैंने इसको अपना जो कैरियर है वो स्विच कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की आपको पता है कि एक बूम था माइक्रोसॉफ्ट का और सिस्को का, और अभी भी है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और भी मार्केट में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट सिस्को अभी भी अब हवावे भी अवेलेबल है, हवावे भी काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसका जो सलूशन है वो एज़ कम्पेयर टू सिस्को चीप है और लोग हवावे की तरफ ज़्यादा मूव कर गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ, सर्टिफाइड 2003। उसके बाद मैंने सिस्को का CCNA का एग्ज़ाम दिया, माइक्रोसॉफ्ट के 7 एग्ज़ाम थे वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद सिस्को का दिया, फिर CCNP की तैयारी कर ली, CCI की तैयारी कर ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस कि मैं उसकी सर्टिफिकेशन नहीं कर सका, इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेशन होती है, क्योंकि CCIE के जो एग्ज़ाम होते हैं वो हमारे पास लैब होती है उसकी, जो कि दुबई में या सिंगापुर में जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ये मतलब मैं उसको नहीं कर सका। तो मीनवाइल पे मैंने अपना कैरियर शिफ्ट कर लिया नेटवर्क से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही हो गया। डॉक्टर साहब आपको ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? बैकस कंसल्टिंग कंपनी अभी भी है, वहाँ पे मैं सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर के तौर पे गया। वो थर्ड पार्टी के तौर पे काम कर रही थी टेलीनॉर के लिए, बैकस कंसल्टिंग टेलीनॉर के लिए काम कर रही थी, कॉल सेंटर था बेसिकली, ठीक है, और हम लोग IT में थे। तो वहाँ पे वहाँ से मुझे थोड़ा सा हुआ कि वहाँ क्योंकि राउटर्स और स्विचेस वहाँ पे पड़े होते थे, तो मैंने कहा यार कैरियर, फिर मैंने एक नेट्स कॉलेज था वहाँ पे स्टार्ट किया अपना ट्रेनिंग की, और वहीं पे मैंने CCNA और माइक्रोसॉफ्ट के 7 एग्ज़ाम्स पेपर होते थे, माइक्रोसॉफ्ट लेती थी ऑनलाइन, वो दिए, और उसके बाद इसको का एग्ज़ाम है CCNA, वो क्लियर किया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे टीचिंग की ऑफ़र कर दी और मैंने कुछ अर्सा वहाँ पे टीचिंग की। और माशाल्लाह बड़ा इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। और अच्छा, इसमें जो आजकल की जनरेशन है, आप उसको क्या कहेंगे कि नेटवर्क की साइड पे उनको जाना चाहिए, इस फील्ड को अपनाना चाहिए? सर देखें, नेटवर्क्स जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा,
नेटवर्क्स की जो डोमेन है। अब बेसिकली मैं कभी कभी क्योंकि सिस्को का मैं सर्टिफाइड हूँ तो वहाँ से मुझे ईमेल्स आती रहती हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी है। अब उन्होंने भी अपना जो सारा सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर लिया। बिल्कुल सही। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो आजकल का दौर है उसमें भी नेटवर्क्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे सही हैं। है। तो जो लोग जिनका इंटरेस्ट है नेटवर्क्स की तरफ वो इसमें जा सकते हैं। सही है। डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इससे से निकलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग का कितना ताल्लुक है? देखें, जितना नेटवर्क्स का जो टाइम हमने गुजारा है नेटवर्क्स में, उसमें ज़्यादा काम मैनुअल होता था। अब सारा जो शिफ्ट कर दिया है वो एआई की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों के लिए अब ज़्यादा आसानी हो गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें अब आपका जो जर्नी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कब से स्टार्ट हुआ? अच्छा, इस तरह 2017 में बस ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि यार कुछ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ख्याल फिर स्टार्ट कर दिया, एमफिल स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे अच्छे मेंटोर मिल गए। ठीक है, यहाँ पे मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर अदनान खान साहब हैं। ठीक है, उनके साथ डॉक्टर साकिब साहब थे मेरे एमफिल के सुपरवाइज़र, और डॉक्टर चौधरी सलीम साहब थे। सही है। ठीक है, उन्होंने बड़ी मुझे हेल्प ली, गाइडलाइन की। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा जो था एमफिल मेरा जो था कंप्यूटर साइंस में मिनहाज यूनिवर्सिटी से, वो कंप्लीट हुआ 2019 में। और बस उसके बाद फिर क्योंकि मेरा जो वहाँ पे था वो फिजियोलॉजी के अंदर हार्ट डिजीज़ की डिटेक्शन थी। सही है। ठीक है, मेडिकल में जैसे ही मेरा वो ड्यूरिंग द एमफिल मेरा शिफ्ट हो गया एआई टू मेडिकल डोमेन। तो मेरे वाला साहब को हार्ट पेशेंट थे, तो ऐसे ही मेरे दिल में आया कि चलो क्यों ना हम भी एआई को इम्प्लीमेंट करते हैं, हार्ट डिजीज़ के कौन से पैरामीटर्स हैं। तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा मैंने वर्किंग की। इस तरह के आपको पता है पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर जो है वो हार्ट के डिजीज़ का जितने पेशेंट होते हैं पंजाब के बल्कि पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो वहाँ पे जाके मैं उनसे मुलाकात हुई डॉक्टर साहब। ठीक है, सही है। अब मुझे इनका नाम याद नहीं है। बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने एक एक चीज़ पेशेंट्स के साथ मुझे मतलब मेरी मीटिंग्स करवाई कि कौन कौन से सिम्टम्स थे जिनसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस वजह से हमारा जो हार्ट का जो डिज़ीज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं या उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं या उसकी प्रिवेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। ये तो अच्छी बात है कि आपने एक आपके सामने एक रियल टाइम अपॉर्चुनिटी को आपने अपने थीसिस अवेल में किया। करवाया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप जो आपने पीएचडी की है, तो पीएचडी का जो जर्नी है आपका वो कैसे ख्वाहिश बनी कि अब पीएचडी कर लेनी चाहिए? और अच्छा, यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा, हमारे एक टीचर थे एमफिल के, बाजवा साहब। ठीक है, सैफ अली बाजवा उनका नाम है, अल्लाह उनको सेहत दे। उन्होंने बड़ा ऐसे ही मतलब अचानक चीज़ें होती है ना, वो बड़ी हो जाती, सडनली जो चीज़ हो ना वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही मेरा मलेशिया में था कि पीएचडी मैं ना बाहर से करूं और स्पेशली किसी इस्लामिक कंट्री से करूं। तो मलेशिया में मेरा चल रहा था, बट मीनवाइल मुझे बाजवा साहब ने फ़ोन किया कि भाई सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर जो है उन्होंने ऑफ़र किया है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर लें। मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन होगी और उसके बाद स्टार्ट हो गया वहाँ पे। कोर्स वर्क बड़ा अच्छा रहा वहाँ पे। बल्कि मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि जिस बच्चे ने भी एमफिल किया वो पीएचडी ज़रूर करे और सुपीरियर से ही करे। उसकी वजह यह है कि सुपीरियर वाले जो हैं जितने भी फैकल्टी है वो हर्डल्स नहीं डालती। ठीक है, वो बल्कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और आई एम द लकीस्ट के जी मतलब बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी। मेरे से पहले कुछ तकरीबन कोई 5-6 लोगों की पीएचडी वहाँ से कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे हर लिहाज से ब्रीफ किया, गाइड किया, रिसर्च में बड़ा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इवन दो के मतलब मैं बता नहीं सकता कि इवन दो कि उन्होंने मुझे एक पूरा रूम दे दिया कि जी आप वहाँ पे आएँ, बैठें और अपनी रिसर्च करें, जो कि आम यूनिवर्सिटीज़ में टीचर जो हैं वो सुपरवाइज़र जो है वो अपने साथ बैठाना पसंद भी नहीं करते। लेकिन मेरे जो सुपरवाइज़र थे डॉक्टर तहरीम मसूद और डॉक्टर शिराज साहब थे। ठीक है, डॉक्टर शिराज अकरम, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। और मैं यहाँ पे स्पेशल थैंक्स बोलूँगा डॉक्टर इरफान जाफर साहब, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे,
उन्होंने बहुत ज़्यादा हर लिहाज हर स्टेप में मेरी हेल्प की और गाइडलाइन बहुत ज़्यादा उन्होंने गाइड किया कि आपने यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे ये काम करना है। तब आपको लाइफ में कोई मेंटोर मिला तो जी, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एमफिल में डॉक्टर अदनान खान साहब थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, गाइडलाइन, मेंटोर के बगैर आप कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे एक एमफिल के टीचर थे और एचओडी थे मिनहाज यूनिवर्सिटी में, चौधरी सलीम साहब। वो ये कहते थे कि बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। सही। और वो कहते थे, मैं आपका मतलब मेरी वो एग्जांपल देते थे कि मैं अपनी क्लास को बताता हूँ तुम्हारे बारे में, ठीक है, कि किस तरह तुमने इतना, मतलब मेरे से अब मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो जो मेरे क्लास फेलो होते थे वो हमेशा मुझसे छोटे ही होते थे, तो मुझे उनको कम्पीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रगल करना पड़ती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो जीपीए भी एमफिल में था वो भी बहुत अच्छा था और इसी तरह पीएचडी में भी। और हमारी पीएचडी की क्लास में जैसे आप बात कर रहे थे कि पीएचडी के जर्नी में आपने क्या चीज़ें सीखी हैं, तो उसमें मैंने ये देखा कि पीएचडी के बैच में हमारे पास मेरी क्लास में तकरीबन 8 का बैच था जिन्होंने एडमिशन लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 ईयर्स में मैंने पीएचडी कंप्लीट की और अपने बैच में सबसे पहले कंप्लीट हुई। और बल्कि मेरा जो डिफेंस था, मेरे जो सीनियर वाले बैच थे उनके साथ हुआ था, ठीक है। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कि बड़ी है ना आसानी से काम हुआ। बल्कि अब मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके लेक्चर देता हूँ तो वहाँ पे मैं ये ज़रूर बात करता हूँ कि अगर आप अपनी पूरे एजुकेशन कैरियर में देखें तो ड्यू टू ओनली योर मेंटोर आपको पीएचडी सबसे ज़्यादा आसान लगेगी, सबसे ज़्यादा आसान लगेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, अब आपने एक बंदा नेटवर्किंग से चला है, और ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकती है लोगों के लिए, व्यूवर्स देख रहे हैं, और बड़ी इंस्पायरिंग होगी कि नेटवर्किंग से एक शख्स चला है। आप देख सकते हैं कि वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मूव कर गए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एआई का रुख किया आपने, कैसा लगा आपको? देखिए, मुझे जब मैंने मूव हुआ हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला दौर इसका है, ठीक है। तो आई एम वेरी लकी कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा ये, क्योंकि देखें अब जो आने वाला दौर है, ठीक है, ये सब का सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, ठीक है। अब इसकी एक मैं एग्जांपल अगर आप इजाज़त दें तो कोट करता हूँ। अभी देखिए, अभी आपने इंडिया के साथ आपकी जंग थी, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे आपने उनका पूरा जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम था जैम कर दिया, क्या है कर लिया आपने, ठीक है। अगर आपके पास आर्टिफिशियल एक्सपर्ट ही ना होते, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाना था। और वो इंडिया को वो एक बड़ा दचका लगा कि ये कैसे हो गया, ठीक है। इवन दो के कुछ जगहों पे तो ये भी न्यूज़ थी कि आपके पाकिस्तानी जो हैकर्स थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ के डैम के जो डोर थे वो ओपन कर दिए, सही है, ठीक है। मतलब आप ये देखें, ये अब जितना भी दौर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही दौर है। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप बजा फरमाते हैं। आप डॉक्टर साहब इंडस्ट्री से एकेडेमिया में आए, आपने ये ट्रांजिशन क्यों किया? ये भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ठीक है। बेसिकली मैं पढ़ाने के वो मेरा शायद टेम्परामेंट नहीं था या मुझे इतना ज़्यादा नहीं था। तो जो हमारे डीन साहब थे और जो मेरी सुपरवाइज़र डॉक्टर तहरीम थी, ठीक है, और शिराज साहब ने भी इंसिस्ट किया, जो मेरे को सुपरवाइज़र थे उन्होंने भी कहा कि आपको इस साइड पे आना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन साथ साथ में आपकी रिसर्च चलती रहेगी, कुछ जो नॉलेज आपके पास है वो बच्चों को आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को आप नॉलेज शेयर करें। तो साथ ही फिर मैंने जो इंडस्ट्री से फिर एकेडमिया की तरफ आया। थोड़ी सी शुरू में हर्डल्स पेश आई हैं क्योंकि जो इंडस्ट्री का एटीट्यूड है वो अलग है, ठीक है। एजुकेशन का जो एकेडमिया का है वो टोटली डिफरेंट है। तो वो थोड़ी सी इश्यूज थे शुरू में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो आस्ता आस्ता ओवरकम होते गए और अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अब बल्कि इतना अच्छा लगता है पढ़ाते हुए, क्योंकि डेफिनेट जब आप पढ़ाते हैं नॉलेज शेयर करते हैं, मैं बेसिकली पढ़ाना नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा कि नॉलेज शेयर करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं बच्चों को भी ये कहता हूँ कि आप तब तक हमारे अंदर जो चीज़ें हैं जब तक हम शेयर नहीं करेंगे ना, वो चीज़ें हमें याद नहीं होंगी। हम जैसे जैसे नॉलेज शेयर करते जाएंगे हमें चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। और देखें एक चीज़ और,
अगर आप पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया के साथ ही करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे देखें कि नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़्यादा है, सही। ठीक है। इवन दो मैं आपके एक नॉलेज में आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके चैनल को लोग देखते हैं, उनके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि जो चीज़ें हमने एमफिल या पीएचडी लेवल पे पढ़ी हैं, वहाँ पे बच्चा जो 9th और 10th क्लास का बच्चा है वो वाले कोर्सेज का, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें कि एक बच्चा जो एनएलपी है, ठीक है, या डीप लर्निंग है या मशीन लर्निंग है, वो 9th या 10th क्लास में पढ़ रहा है और आप बीएस लेवल पे जाके बच्चों को वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वो हमसे काफ़ी आगे हैं, ठीक है। तो हमने उनको भी कम्पीट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने अब देखे इंडस्ट्री को छोड़ा है, इंडस्ट्री छोड़ने के बाद कभी एकेडमिया आगे ये फील हुआ कि मैं शायद वापस ही वहाँ जाता? देखें, छोड़ी तो नहीं है सर इस तरह जिस तरह मतलब टोटली छोड़ी, क्योंकि डेफिनेट एक अच्छा ताल्लुक रहा है वहाँ पे, अभी भी वहाँ पे सर्विसेज वगैरह दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये है कि दोनों की इंटीग्रेशन हो गई है, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेट करवा दिया है, दोनों के दरमियान में ब्रिज एज अ ब्रिज जो है वो काम कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जो इंडस्ट्री जिसके साथ मैं लिंक था या लिंक हूँ, तो उनका आपस में जो क्या अपनी यूनिवर्सिटी के साथ या डिफरेंट दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके दरमियान में एमओयू साइन करवाएं, ठीक है, कि मार्केट की क्या डिमांड है और यूनिवर्सिटीज़ क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। अब माशाल्लाह आपने रिसर्च की फील्ड में काफ़ी काम किया है, क्या आप हमें हमारे लिए आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि जो रिसर्च है वो क्या होती है? देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा स्टूडेंट के लिए बड़ा ये मतलब जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा ही फ्रूटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें सर मैं आपसे हमारा सब ये मतलब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि रिसर्च जो है ऑलरेडी ये काम हुआ है, सही है, सही। आपने उसमें से देखना है कि जहाँ तक वो काम हुआ है उससे आगे आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं। मतलब जब भी कोई रिसर्च होती है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, और वही जो लिमिटेशन होती है वो अगले के लिए वो एक स्टेप मिल जाता है, उसको वो फॉलो करता है, ठीक है, और उसी के ऊपर वो जो लिमिटेशन होती है उसके ऊपर नेक्स्ट जो रिसर्च होगी वो उसके ऊपर बेस कर रही होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट रिसर्च होगी, ठीक है, उसके कुछ लिमिटेशंस होंगी, ठीक है, वो रिसर्च कंप्लीट हुई तो अगले वाला जो कैंडिडेट या स्टूडेंट आएगा वो उसी लिमिटेशन को पकड़ेगा और उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, क्या आपके नज़दीक रिसर्च सिर्फ वही लोग करते हैं जो हायर एजुकेशन में हैं या एमफिल पीएचडी कर रहे होते हैं, या हर शख्स उसको कर सकता है रिसर्च? देखें, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि जी सिर्फ जो एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही रिसर्च की तरफ आते हैं और उनका भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, सही, ठीक है। वो भी ये कहते हैं कि कोर्स वर्क कंप्लीट हो और बस ले दे कर हम इधर से थीसिस करवा लें, ठीक है, और अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें। मतलब मेरे जो हमारे डॉक्टर इरफान जाफर साहब दीन साहब थे, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई आप इस तरह की भी पीएचडी कर सकते हैं, मार्केट में लोग इस तरह की पीएचडी करते हैं, बेहतर ये है कि आप इस तरह की पीएचडी ना करें। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो वाली पीएचडी नहीं की, ठीक है, खुद सारा काम किया और आप आज आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको इसका आंसर ये देना चाहूँगा कि हमें जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि देखिए एक बंदा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में हम बात करते हैं कि एक बंदा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, स्कूल एजुकेशन में है, तो वो अब ये रिसर्च कर सकता है कि भाई डाटा एनालिटिक्स की तरफ जा सकता है, ठीक है। उस जितना डाटा स्टूडेंट्स का है कि किस स्टूडेंट्स के किस कौन से जो ऐसे ड्रॉबैक हैं स्टूडेंट्स के लिए जिस पे काम करने की ज़रूरत है, तो ये जब वो रिसर्च करेगा, ठीक है, रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करते हुए इस पे पहुंचेगा कि डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा कि भाई कौन से ऐसे पैरामीटर है जिनको ओवरकम करके हम बच्चों की जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वो ये है कि रिसर्च तो लोग करते हैं, क्या उसे डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए, उसको कोई उसकी क्या कहते हैं एक पेटेंट टाइप? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो फंडिंग का है,
सही है। ठीक है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम एक आर्टिकल तो हम लिख लेते हैं, रिसर्च हम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको पेटेंट नहीं करवाते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते, ठीक है। और HEC हमें बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं, अभी मेरा ख्याल है कि सिर्फ 34 जो बिलियन रुपीज़ हैं वो सिर्फ फंडिंग दी है इसने HEC को, गवर्नमेंट ने ना। तो वो वहाँ पे उसने यूनिवर्सिटीज़ को भी कुछ मतलब कुछ जो शेयर है उसमें यूनिवर्सिटीज़ को भी देना होता है, जो इन्होंने TTS के ऊपर प्रोफेसर रखे होते हैं उनकी सैलरीज भी देनी होती है। तो रिसर्च के लिए बहुत कम जो है वो बजट बनता है, ठीक है। तो लोग इस वजह से ना इस टाइप पे कम ही काम करते हैं। मतलब रिसर्च सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन में ही होती है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी या AI, मतलब यहाँ तक ही महदूद है, या मतलब हम इसको एनहांस कर सकते हैं या अपनी किस तरह से इसको? देखिए हमारा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। रिसर्च दुनिया की हर फील्ड में होती है, ठीक है, और हर फील्ड में आप कर सकते हैं। हमारा जो टेम्परामेंट है, हम ये समझते हैं, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया कि MPhil और PhD के जो स्टूडेंट हैं सिर्फ उनके ऊपर ही फर्ज है कि वो रिसर्च करें, सही हो, या वो करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है कि डिग्री लेनी है। लेकिन आप जिस भी फील्ड में हैं, आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री की फील्ड में हैं, आप रिसर्च के बगैर काम नहीं कर सकते। R&D जो है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जब तक आप अपने मुल्क के अंदर, मैं तो ये कहता हूँ कि R&D को आपको एक एमरजेंसी उसकी नाफज करनी चाहिए, सही, ठीक है। अगर आपने अपने मुल्क को थोड़ा सा चाहते हैं कि दुनिया में सर उठा के जिए, तो उसके लिए R&D बहुत ज़रूरी के लिए आपको एक एमरजेंसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। अच्छा सर, आप क्या ये समझते हैं कि रिसर्च को हम कंप्लीट कैरियर के तौर पर अपना लें, मतलब कि इसको कैरियर बनाया जा सकता है रिसर्च? वेरी इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त भैया। मैं कहता हूँ जो बंदा रिसर्च का, जिसको एक दफ़ा चस्का लग जाए ना, थोड़ा सा लूज वर्ड है, ठीक है, लेकिन जिसको चस्का लग जाए ना, ये आप पेपर लिखे के बगैर या रिसर्च के बगैर रह ही नहीं सकते। बिल्कुल, ठीक है। मैं इवन दो के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, ठीक है, तो जब तक आप रिसर्च नहीं कर लेते ना, आप सुकून में नहीं आते। अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं तो, और आप रिसर्च की तरफ नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आज मैंने खाना नहीं खाया जब तक आप कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये इतना ज़बरदस्त है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को आपके चैनल के तवासुत से हर स्टूडेंट को MPhil PhD या जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिसर्च की तरफ आएँ। ये बड़ा ज़बरदस्त, दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। दुनिया काम ही रिसर्च पे कर रही है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है डेवलपमेंट का, ठीक है। अगर आप जितनी अच्छी रिसर्च करेंगे उतनी अच्छी ही आपकी डेवलपमेंट होगी। जब आपकी रिसर्च ही अच्छी नहीं होगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगी। मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब, मैं अपना एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड शेयर करता हूँ, और आप बताइएगा क्या ये सही है गलत। इसी वजह से डॉक्टर साहब, क्या इंडस्ट्री और एकेडेमिया में गैप है? डेफिनेटली सही कह रहे हैं। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से दोनों के दरमियान में गैप है। अब कुछ लोग मार्केट में आए हैं जो ये गैप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको पता है कि आपका काम है वो माली दा काम में पानी लाना, ठीक है। हाँ, तो आपके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, आप वो करते जाएं तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता। बात आपने ठीक की है कि गैप इसी वजह से है कि रिसर्च होती नहीं है, और डेवलपमेंट, उनको जो चीज़ें चाहिए वो हम उस टॉपिक पे रिसर्च कर ही नहीं रहे होते। जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है, जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है, जो इंडस्ट्री की नीड है, ठीक है, उस पर यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उस पर काम ही नहीं कर रहे। ऐसे ही सर, बिल्कुल। अच्छा सर जी, आपके तजुर्बे के मुताबिक कौन लोग रिसर्च के कैरियर में आए? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे एजुकेशनल फील्ड में है या किसी भी इंडस्ट्री की फील्ड में, रिसर्च के बगैर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप कर लेंगे तो आप बाकी सबसे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान में, आपके बाहर भी बहुत से ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। आप पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हैं। आप कोई भी रिसर्च प्रपोजल आप उनको पेश करें, उनको ये नहीं है कि आपने किया क्या हुआ है। अगर रिसर्च आपकी अच्छी है और आपका प्रपोजल उनको पसंद आ गया, तो वो आपको उस प्रपोजल की वजह से आपको बाहर बुला देंगे। सर, एक आखिरी सवाल जी प्लीज़।
क्या ये रिसर्च जो है वो टीचिंग और पब्लिकेशन तक महदूद है? ये किसी हद तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा ही है, ठीक है, सही। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट। ठीक है। लोगों को या हम भी कोशिश करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से कि जितना जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जो बेहतरीन रिसर्चर हैं वो इस पे काम करते हैं कि इंडस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो और हम मतलब पाकिस्तान के लिए या पूरी बेहतर हो दुनिया के सके, लिए बिल्कुल। किसी ना किसी तरीके से मतलब ये जो वैल्यू रिसर्च एडिशन कर रहे हैं, हाँ, उसमें बिल्कुल वैल्यू ऐड कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब कोई सजेशन या टिप जो एमफिल पीएचडी या बीएस के स्टूडेंट हैं या किसी को भी देना चाहें तो आप जी जी, दे सकते देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीएस स्टूडेंट्स के लिए। बीएस स्टूडेंट्स का जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सॉफ्ट स्किल्स जिनको हम कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने चाहे एमफिल के स्टूडेंट हैं, बीएस के स्टूडेंट हैं, चाहे एमफिल के स्टूडेंट्स हैं या फिर पीएचडी के स्टूडेंट, देखिए आप ना सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते, Exactly, आप सारी चीज़ों में मास्टर नहीं हो मास्टर सकते। आप सिर्फ मैं उनको सिर्फ ये एक मतलब एडवाइस करता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ सीखें और एक चीज़ के अंदर वो मास्टर बने, और एक चीज़ उनको ऐसी आती होनी चाहिए जो किसी और को ना आए। और इसी वजह से मार्केट में लोग जो है मार्केट में लोग आपको पहचानेंगे उस सूरत में जब एक चीज़ के अंदर आप मास्टर होंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं नेटवर्किंग भी सीख लूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख लूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी सीख लूँ, ठीक है, मैं डिफरेंट लैंग्वेज भी सीख लूँ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने ये काम बीएस में कर चुके हैं, आपने 40+ सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन आपकी एक्सपर्टी है वो सिर्फ एक या दो में ही होनी चाहिए, और होती भी ऐसी है, एक्सपर्टी आपकी एक या दो में होगी। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सिर्फ एक कोई भी चीज़ आफ्टर योर कंप्लीशन योर डिग्री आप एक चीज़ को पकड़ें, उसमें 5 महीने 6 महीने लगाएं या साल लगा लें, या अगर ये मैं तो अपने बीएस के जो बच्चों हैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे आपका बीएस कंप्लीट हो, साथ में आपकी एक लाइन डिफाइन हो चुकी हो स्टार्टिंग में, और उसके बाद जब आप बीएस करके निकले या एमएस करके निकले तो आपके पास एक ऐसी स्किल ज़रूर मौजूद हो जो सिर्फ आपको ही आती हो, या आप उसके अंदर किसी को अपने से आगे ना निकलने दें, तो तब आपका सर्वाइवल है मार्केट में। अगर आप ये कहें कि मैं मार्केट में बीएस कर लिया है और मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो जॉब तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में एक जो कंपनी है उसको एक चाहिए बंदा वेब डेवलपमेंट का, ठीक है, और आपको वेब डेवलपमेंट आती नहीं है, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं, बेसिकली उसको जो कंपनी है उसको एक्सपर्ट बंदा चाहिए, ठीक है, उसको एंट्री लेवल का बंदा नहीं चाहिए। तो जब उसको एक्सपर्ट बंदा चाहिए, ठीक है, तो अगर आप एक्सपर्ट होंगे तो आपको हायर कर लेगा, ऐसे ही डॉक्टर, ठीक है, सिंपल। तो डॉक्टर साहब आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना वक्त, कीमती वक्त हमें दिया है, और ताकि जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अंदाज़ा हो सके कि हम किस तरह से फील्ड को डिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसी रुख पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें अब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके डोमेन का बदल लेना, फिर आगे जिसमें स्कोप है उसमें चले जाना, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता। तो ये बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, व्यूवर्स देखेंगे, और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भी है कि डॉक्टर साहब आप कैसे ज़ीरो से हीरो बन गए। तो माशाल्लाह मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जी कि जो हमें देख रहे हैं, और प्रोफाइल्स पीके पे ये जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट को अगर आप लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस पॉडकास्ट को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़ नासिर, बहुत शुक्रिया।